हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। मध्य प्रदेश की डेली स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये मध्य प्रदेश के डेली स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स पर 15 क्वेश्चंस हैं जो कि 18 मार्च 2019 के हैं। और इसमें मैंने मध्य प्रदेश का ही स्टैटिक जीके और मध्य प्रदेश का ही करंट अफेयर्स इसमें कवर किया है। और अगर आपको ये मेरे वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें और शेयर करें। और अगर मेरे इस चैनल को आप लगातार देख रहे हैं और मेरे द्वारा बनाए हुए वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप मेरे स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलेंगे और आप मेरे द्वारा बनाए हुए वीडियोस को समय पर देख पाएंगे। मध्य प्रदेश के स्टैटिक जीके के पीडीएफ्स के शॉर्ट नोट्स मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। आप वहां से जाकर ये सारे पीडीएफ्स के शॉर्ट नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। उनके लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएंगे, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहां से आप डाउनलोड कर पाएंगे। जिसमें कि मध्य प्रदेश का पूरा सिंगल लाइन फैक्ट, मध्य प्रदेश के स्टैटिक जीके का 22 पीडीएफ का एक बंच है, मध्य प्रदेश के खनिज का एक पूरा पीडीएफ है, मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों का अलग अलग एक पीडीएफ का बंच है, जिसमें कि 52 पीडीएफ मिलेंगे आपको। मध्य प्रदेश के भूगोल के ऊपर पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। मध्य प्रदेश के उद्योग धंधे पर पूरा पीडीएफ मैंने बनाया हुआ है। और मध्य प्रदेश के इतिहास पर एक अलग पूरा बंच है, जिसमें कि 7 पीडीएफ हैं। और मध्य प्रदेश की नदियाँ, मध्य प्रदेश से कौन कौन सी नदियों का उद्गम हुआ है और कहाँ से होकर वो बहती हैं, उनके ऊपर पूरे की पूरी समस्त जानकारी आपको इन सभी पीडीएफ में मिल जाएगी, जिससे कि आपका मध्य प्रदेश पूरा कवर हो जाएगा और मध्य प्रदेश पढ़ने में आपको पूरी आसानी होगी। 16 मार्च को मैंने क्वेश्चन पूछा था, मध्य प्रदेश की गौंड जनजाति का कौन सा लोक नृत्य है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है कर्मा। मध्य प्रदेश में जो गौंड जनजाति पाई जाती है वो उसका जो लोक नृत्य है वो है कर्मा नृत्य। और उसके बारे में डिटेल मैंने दिया है। कर्मा नृत्य गौंड जनजाति का प्रचलित लोक नृत्य है। ये भादो मास की एकादशी का जो उपवास होता है, व्रत रखते हैं उस टाइम जनजाति के लोग, उस समय कर्मावती शाखा के घर के आंगन में और चौगान में ये रोपित किया जाता है। ठीक है ना, ठीक है ना। कर्मावती एक पौधा होता है, उसकी शाखा को घर में रोपित किया जाता है और दूसरे दिन उनके जो कुल देवता है, ठीक है ना, उनको नवान समर्पित करके, नवान मतलब कि भोजन को समर्पित करके उसका उपभोग शुरू होता है। ठीक है ना। कर्मा नृत्य नई फसल आने पर, जब नई फसल आती है, जनजाति के लोगों की जो खेती करते हैं, फसल लगाते हैं, उन फसल की जो नई खेती आती है और नई फसलें आती हैं, उस समय भी ये नृत्य करके वो उत्साह मनाते हैं। और कर्मा इस जाति का ये प्रचलित लोक नृत्य है। तो ये इसका आंसर है। आइए चलते हैं मध्य प्रदेश की स्टैटिक जीके के वो 10 क्वेश्चन जो कि मैंने इस वीडियो में लाए हैं। उसका जो पहला क्वेश्चन मैंने लिया है वो है मध्य प्रदेश के पूर्व तथा पश्चिम भाग में लगभग कितने मिनट का अंतर है? मतलब इसमें मध्य प्रदेश का जो पूर्वी हिस्सा है वो कौन सा है? वो है सिंगरौली। ठीक है ना, ये आप ध्यान रखिएगा। सिंगरौली है जो मध्य प्रदेश का पूर्वी हिस्सा है। ठीक है। और मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी हिस्सा है वो कौन सा है? वो है अलीराजपुर। ठीक है, अलीराजपुर जो है वो मध्य प्रदेश का पश्चिमी जिला कहलाता है और पूर्वी जिला कौन सा कहलाता है? सिंगरौली। तो मध्य प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी भाग में लगभग कितने मिनट का अंतर है? यानी कि जब मध्य प्रदेश के पूर्व से सूर्य उदय होता है और जब पश्चिम तक जाता है, मतलब कि मध्य प्रदेश के पूर्व में जब सूर्योदय होता है, उससे लेके पश्चिम में जब सूर्योदय होता है, उसके बीच में जो अंतर है वो कितने मिनट का है, ये इसमें पूछा है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, 34 मिनट। ठीक है ना, 34 मिनट का अंतर इसमें सूर्योदय में पड़ता है। यानी कि पूर्व में जब सूर्योदय होता है, उसके बाद में पश्चिम में जब सूर्योदय होता है, उसके बीच का अंतर जो है वो 34 मिनट है। यानी कि अगर मध्य प्रदेश के सिंगरौली में सूर्योदय मान लीजिए फॉर एग्जांपल 6 बजे होता है, ठीक है ना, 6 बजे 6 AM में होता है, तो अलीराजपुर में इसका जो सूर्य उदय का समय होगा वो 6:34 का होगा। ये इसका सटीक उत्तर मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। यानी कि टोटल जो समय का अंतर है वो है 34 मिनट का। ये आपको बिल्कुल 100% इसको याद रखना पड़ेगा। यानी कि मध्य प्रदेश के
पूर्व से लेकर पश्चिम तक की जो दूरी है सूर्योदय की वो है 34 मिनट तक की। अच्छा, ये होता क्यों है इसके बारे में मैं आपको पूरी तथ्य के साथ में जानकारी देना चाहता हूँ। पृथ्वी के ऊपर में देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखाएं होती हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो इसकी अगर उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक की अगर इसकी दूरी नापी जाए तो अक्षांश रेखाएं उत्तरी दिशा से लेके दक्षिणी दिशा की ओर ये अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है ना। इसको मैं पूरा मैप के थ्रू आपको समझाना चाहता हूँ। ये जो रेखाएं कहलाती हैं, ये रेखाएं, ये माफ कीजिएगा देशांतर रेखाएं, गलत बोल रहा था मैं, देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। और इसी तरीके से अगर दूसरा गोला बनाऊं, ठीक है ना, उसमें पश्चिम से लेके पूर्व की ओर, ये पश्चिम और ये पूर्व की ओर की ये रेखा ये कहलाती हैं अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं ये कहलाती हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो देशांतर रेखाएं हैं, देशांतर रेखाओं का जो अंतर है, ठीक है ना, वो ये टोटल पृथ्वी के ऊपर जो देशांतर रेखा होती हैं ये 360 देशांतर रेखाएं होती हैं, ठीक है। और इसके देशांतर रेखाओं के बीच का जो अंतर है, बीच का अंतर है ये 1 डिग्री का होता है। ये आपको ध्यान रखना है, इसमें जो अंतर होता है वो 1 डिग्री का, यानी कि टोटल इसकी जो देशांतर रेखा है वो 360 है, तो टोटल 1 डिग्री यानी कि 360 डिग्री होती है पृथ्वी, ठीक है ना। तो इसमें जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो 360 होती हैं। तो पृथ्वी को पूरा का पूरा 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे लगते हैं। ध्यान से समझिएगा, 24 घंटे लगते हैं। तो ये 24 घंटे जो में 1 डिग्री का जो अंतर होता है वो होता है 4 मिनट का। 4 मिनट लेती है पूरा 1 डिग्री घूमने में। और इसमें अगर मध्य प्रदेश को देखा जाए तो मध्य प्रदेश की जो दूरी है वो है 870 किलोमीटर, ठीक है ना, 870 किलोमीटर है। तो इसमें जो 1 डिग्री घूमने में कितना 4 मिनट लेती है, तो इसका जो मध्य प्रदेश के ऊपर 1 डिग्री घूमने में, 1 डिग्री देशांतर घूमने में जो समय लगता है वो लगता है 4 मिनट। तो मध्य प्रदेश के ऊपर में जो रेखा है टोटल वो है 8 के लगभग, 8 देशांतर रेखाएं मध्य प्रदेश के ऊपर से होकर गुजरती हैं। तो मध्य प्रदेश से पूर्व से पश्चिम तक के घूमने में इसको टोटल कितना समय लगेगा, वो लगेगा 34 मिनट। तो इसको अगर 8 को 4 से गुणा किया जाए तो ये होता है 8 चौको 32, तो 8 पॉइंट समथिंग की मतलब कि 8 से समथिंग, मतलब 8 से ज़्यादा, यानी कि 8 और 9 के बीच में देशांतर रेखा मध्य प्रदेश के ऊपर से होकर गुजरती हैं। तो टोटल समय जो लगा वो 34 मिनट का इस तरीके से लगता है। और ये देशांतर रेखाओं का जो कैलकुलेशन है ये है जो लंदन में ग्रीनविच जो एरिया है लंदन में, वहाँ पर जो उसकी वेधशाला है वहाँ से इसका कैलकुलेशन किया जाता है। तो वहाँ पे जीरो अक्षांश, ठीक है ना, जो जीरो अक्षांश रेखा है, जीरो अक्षांश रेखा वहाँ से कैलकुलेशन किया जाता है। तो मध्य प्रदेश में जो मानक आधार है, मानक आधार से इसका कैलकुलेशन किया जाता है। और मध्य प्रदेश में मानक आधार कहाँ से गुजरता है, वो गुजरता है सिंगरौली से, ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश में अगर ग्रीनविच को देखा जाए तो 5.5 घंटे का पूरा इंडिया में समय लगता है, 5.5 घंटे को कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। और अगर इसको कैलकुलेट किया जाए कि अगर लंदन में, ठीक है ना, लंदन का जो ग्रीनविच समय है, अगर लंदन में अगर 2 बज रहे हैं, ठीक है ना, तो मध्य प्रदेश इंडिया में वो कितना समय लेगा, 5.5 घंटे इसमें जोड़ लिया जाएगा। यानी कि 2 बजे अगर लंदन में होंगे सुबह दोपहर के, ठीक है ना, तो शाम के 7:30 बजे होंगे इंडिया में। तो ये डिफरेंस रहता है 5.5 घंटे का, जो कि ग्रीनविच समय के अनुसार होता है। तो देशांतर रेखाओं से समय का बोध होता है, समय का अध्ययन किया जाता है। यानी कि एक देशांतर रेखा यानी कि 1 डिग्री का जो फर्क होता है वो 4 मिनट का होता है। तो मध्य प्रदेश के ऊपर 8 से लेकर 9 देशांतर रेखाएं गुजरती हैं, जो कि सिंगरौली से लेकर अलीराजपुर के ऊपर है। तो इसका जो सही उत्तर मैंने आपको बताया वो डी बताया आपको, ठीक है ना। 34 मिनट इसमें लगते हैं मध्य प्रदेश के ऊपर। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में फैली हुई है। अरावली पर्वत श्रृंखला जो कि
इस पृथ्वी की सबसे पुरानी श्रृंखलाओं में से एक है, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चंस अरावली श्रृंखलाओं पर बनते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, मालवा का पठार। मालवा के पठार के ऊपर ये मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो अरावली श्रृंखला मध्य प्रदेश के मालवा के पठार पर फैली हुई है। मालवा के पठार के ऊपर वह पश्चिमी क्षेत्र जो है, पश्चिमी जो क्षेत्र है वहाँ पर ये अरावली श्रृंखला है। और मैक्सिमम जो अरावली श्रृंखला है वो गुजरात, ठीक है ना, गुजरात का जो सौराष्ट्र क्षेत्र है, ठीक है ना, सौराष्ट्र जो क्षेत्र है वहाँ से लेके दिल्ली तक, ठीक है ना, दिल्ली की जो रॉयल सीमा है, ठीक है ना, रॉयल सीमा है, जो रॉयल सीना बोलते हैं इसे, रॉयल सीना हिल्स बोलते हैं उसको, ठीक है ना, वहाँ तक ये अरावली की जो श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला, ये फैली हुई है। और ये टोटल 850 किलोमीटर तक की है, ठीक है ना। और ये विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखलाओं में से एक है। पहले तो ये काफ़ी ऊंची नीची हुआ करती थी, लेकिन बाद में इनके पहाड़ धीमे धीमे करके बहुत ही ज़्यादा हल्के हो गए और बहुत ही ज़्यादा रेतीले पहाड़ यहाँ पर स्थित हैं, जो अरावली पर्वत श्रृंखला है। तो मध्य प्रदेश में यह है मालवा के पठार पर, ठीक है ना। और इस अरावली श्रृंखला की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? वो है गुरु चोटी, ठीक है ना, गुरु शिखर बोलते हैं इसे, ठीक है ना, गुरु शिखर के नाम से है। और ये कहाँ पर है? ये है राजस्थान में, ये आपको ध्यान रखना है, ये राजस्थान में है, जो कि अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, ये सबसे ऊंची चोटी कहलाती है ये। और मध्य प्रदेश में ये श्रृंखला मालवा के पठार पे है, ठीक है ना, मालवा के पठार में पश्चिमी क्षेत्र में कहाँ पर? नीमच हुआ, मंदसौर हुआ, ये पूरी श्रृंखला जो कहलाती है, ये राजस्थान से लगी हुई श्रृंखला, लगे हुए जिले हैं, वहाँ पर ये अरावली श्रृंखला पड़ती है मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, तीसरा। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, धार। मध्य प्रदेश के धार जिले में है डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। और इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 2010 में, इसको स्थापित किया गया था मध्य प्रदेश में, और वो भी धार जिले में, ठीक है। और ये अगर इसकी एग्जैक्ट देखिए डेट बताएं तो 2 दिसंबर को, 2 दिसंबर 2010 में ये राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान धार में स्थापित किया गया था। और यहाँ पर डायनासोर के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना। और ये बहुत ही छोटा क्षेत्र है यहाँ पे कि ये राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान स्थापित किया गया है, और यहाँ पे डायनासोर के अंडे प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना। जीवाश्म मतलब उनके जो अंडे हैं वो यहाँ पर प्राप्त हुए हैं मध्य प्रदेश के धार जिले में। और धार में अन्य जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं वो कौन से हैं? एक तो यहाँ पे बाघ की गुफाएँ हैं, बाघ की गुफाएं वो कहाँ पर हैं? वो भी धार जिले में हैं। इसी तरीके से मंदसौर, ठीक है ना, मंदसौर में क्या है? ये मंदसौर जो रावण है, रावण की ससुराल भी कहलाती है, ठीक है। और मंदोदरी, मंदोदरी जो कि रावण की पटरानी थी, रावण की पत्नी थी, उनका मायका कहलाता है। मंडला, मंडला में क्या है? मंडला में है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये मंडला में। मंडला और बालाघाट दोनों में फैला हुआ है। मध्य प्रदेश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। सन 1955 के आसपास इसकी स्थापना की गई थी। और यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर स्थापित है, ठीक है। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में ही मध्य प्रदेश का जो राष्ट्रीय पशु है कौन है? बारहसिंगा। बारहसिंगा कहाँ है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में है। और यहाँ पर इसका मैस्कॉट कौन है? मैस्कॉट भूर सिंह, भूर सिंह के नाम से मैस्कॉट बनाया गया है। और ये मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पशु है बारहसिंगा, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, चौथा क्वेश्चन। नर्मदा नदी का अफवाह क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? मतलब नर्मदा नदी का जो अफवाह क्षेत्र है वो कितने किलोमीटर में फैला हुआ है, उसमें से कौन सा है? ये आंसर इसमें क्वेश्चन पूछा है, तो इसका जो सही आंसर है वो है बी। कितना? 93,180 वर्ग किलोमीटर का नर्मदा नदी का अफवाह क्षेत्र है। मतलब कि अफवाह तंत्र अगर नर्मदा नदी का लिया जाए तो मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश के अलावा
ये टोटल अगर नर्मदा क्षेत्र है वो कितने क्षेत्र में फैली हुई है और कौन कौन से राज्यों में है। ये है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के अलावा गुजरात, ठीक है ना। ये तीन जिलों में तीन राज्यों में फैली हुई है, माफ़ कीजिएगा। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक, उसके बाद में फिर गुजरात, फिर महाराष्ट्र में फैली हुई है। तो इसका जो अफवाह क्षेत्र है, टोटल अफवाह क्षेत्र यानी कि टोटल कितने एरिया में ये फैली हुई है, कितना एरिया कवर करती है, ये है टोटल 93,180 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र कवर करती है। और अगर इसमें परसेंटेज में देखा जाए तो ये मध्य प्रदेश में 89.8% हिस्सा मध्य प्रदेश में पड़ता है इसका। उसके बाद में ये पहला नंबर है जो कि सबसे अधिक क्षेत्र मध्य प्रदेश को कवर करती है। उसके बाद में आती है गुजरात में। गुजरात में कितना 8.5% का एरिया कवर करती है और बाकी का बचा हुआ हिस्सा जो है वो है 2.7% जो कि गुजरात महाराष्ट्र में कवर करती है, यानी कि महाराष्ट्र में सबसे कम हिस्सा कवर करती है। और इसी तरीके से इसमें जो परियोजना है उसमें शेयरिंग डिवाइड किया गया है, चाहे वो पनबिजली परियोजना है जो बांध बनाए गए हैं, ठीक है ना, उसमें मध्य प्रदेश का सबसे अधिक शेयरिंग है, चाहे वो सिंचाई परियोजना है उसमें मध्य प्रदेश का सबसे अधिक है। उसके अलावा गुजरात में फिर उसका दूसरा नंबर पड़ता है, फिर महाराष्ट्र में। अच्छा, इसमें देखने वाली बात यह होगी कि सरदार सरोवर बांध जो बनाया गया है वो गुजरात में बनाया गया है, ठीक है, लेकिन इसका जो शेयरिंग है वो तीनों राज्यों के अलावा, ठीक है, तीनों राज्यों के अलावा राजस्थान में भी इसकी शेयरिंग की जाती है, वो भी सिंचाई परियोजना में। तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है। इसमें 4 राज्य सिंचाई के लिए हैं, बाकी के बिजली परियोजना में इन तीनों राज्यों का शेयरिंग होता है। मध्य प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र और गुजरात, ये तीनों विद्युत परियोजना में शेयरिंग इनकी रहती है। नर्मदा नदी की लंबाई भी आपको पता होनी चाहिए कितनी है। अगर देखा जाए पूरे तीनों राज्यों में मिला के वो है 1312 किलोमीटर, लेकिन अगर मध्य प्रदेश अकेले में देखा जाए तो वो है 1070 किलोमीटर, ये एमपी अकेले में है, और तीनों राज्यों से मिला के वो है 1312 किलोमीटर की। 5वां क्वेश्चन ले लेते हैं। निम्न में से बेतवा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। यानी कि नर्मदा जो बेतवा नदी है, इन ऑप्शन में आपको बताना है कि बेतवा नदी कौन से शहर के किनारे से बहती है, कौन सा शहर है जो कि बेतवा नदी के किनारे स्थित है। तो इसका जो सही उत्तर है अगर इन ऑप्शन में देखा जाए तो वो है ओरछा। ओरछा नदी, ओरछा जो जिला वो है, ये तहसील है जो कि निवाड़ी ज़िले में। अभी जो नया ज़िला बनाया है मध्य प्रदेश में वो बनाया है निवाड़ी ज़िला, और ये है 52वां ज़िला। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। 52वां ज़िला मध्य प्रदेश में ये नया बना है, जो कि 1 अक्टूबर 2018 को ये नया ज़िला घोषित किया, और जो कि टीकमगढ़, ये भी आपको ध्यान रखना है, टीकमगढ़ ज़िले से इसको अलग करके इसको बनाया गया। और इसमें 3 तहसीलें ली। कौन कौन सी? एक तो निवाड़ी स्वयं, ठीक है ना, पहले नंबर पे, दूसरी ओरछा, ठीक है ना, जिसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे, और तीसरी है पृथ्वीपुर। ये 3 तहसीलों को बनाकर निवाड़ी ज़िला बनाया गया, और निवाड़ी ज़िले में ही है ये ओरछा तहसील, जिसके किनारे से बेतवा नदी बहती है। और बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से है? यह है रायसेन से, रायसेन के कुमरा गांव से। ये भी आपको ध्यान रखना है, रायसेन के कुमरा गांव से इस बेतवा नदी का उद्गम है। और इसके अलावा बेतवा नदी के जो तटीय शहर हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो है विदिशा, ठीक है ना, विदिशा से होकर गुजरती है ये। अगर आप ट्रेन से गुजरते होंगे तो ऊपर एक पुल पड़ता है, ट्रेन जब क्रॉस करती है तो वो विदिशा से ही गुजरती है, तो वो जो नदी है वो है बेतवा नदी। इसके अलावा पड़ता है अशोकनगर, अशोकनगर के बाजू से होके बहती है ये, और शिवपुरी के बाजू से भी ये होके बहती है। तो विदिशा, अशोकनगर, शिवपुरी और ओरछा, ठीक है ना। उसके अलावा अगर देखा जाए तो रायसेन से तो इसका उद्गम है ही है। तो टोटल जो ज़िले पड़ते हैं अगर बाजू में देखा जाए तो इसमें रायसेन से होके बहती है ये, उसके बाद में फिर विदिशा आता है, विदिशा के बाद में फिर अशोकनगर, फिर शिवपुरी, और उसके बाद में ये ओरछा जो टीकमगढ़ में था पहले, लेकिन अब निमाड़ी नया ज़िला बन गया तो उसमें से होके ये बहती है। और ये जो नदी है बेतवा नदी, ये यमुना नदी की ये सहायक नदी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, यमुना नदी की। और इसको
इसको मध्य प्रदेश की गंगा का भी खिताब मिला है, मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं इसको। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि मालवा की गंगा किसको कहते हैं, वो कहते हैं क्षिप्रा नदी को। क्षिप्रा जो नदी है इसको मालवा की गंगा कहते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं बेतवा नदी को। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैं आपको बता रहा हूं। आइए चलते हैं छठवें क्वेश्चन की तरफ। चोरल सिंचाई परियोजना किस जिले को लाभ पहुंचाती है? जो चोरल सिंचाई परियोजना है, जैसे कि मैं बता चुका हूं, मैं मध्य प्रदेश का ही स्टैटिक जीके पूरा कवर कर रहा हूं, तो इसमें जितनी भी परियोजना है, जो भी क्वेश्चन मैं लूँगा वो मध्य प्रदेश से ही जुड़े होंगे। तो इसमें जो चोरल सिंचाई परियोजना है ये किस जिले को लाभ पहुँचाती है? कई बार परियोजनाओं के बारे में भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो मैं इस मध्य प्रदेश की स्टैटिक जीके के माध्यम से जितनी भी परियोजना है, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि स्टैटिक जीके में मैं कवर कर सकता हूं, वो मैं इसमें कवर कर रहा हूं। तो इसमें मैंने पूछा है कि चोरल सिंचाई परियोजना किस जिले को लाभ पहुंचाती है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, इंदौर। मध्य प्रदेश की जो आर्थिक राजधानी है इंदौर, वहां पर महू जो तहसील है, महू तहसील में ये चोरल क्या है, एक नदी का नाम है जो कि महू तहसील में है ये, और ये इस नदी के ऊपर ये परियोजना बनाई गई है, ठीक है ना। तो इसमें इस जिले को ही ये लाभ पहुंचाती है, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट इसमें फैक्ट है, ये जो परियोजना थी चोरल सिंचाई परियोजना, ये मध्य प्रदेश की अंतर की ये पहली सिंचाई परियोजना थी, कि ना, पहली सिंचाई परियोजना थी जो इसको अंतरघाटी के नाम से जाना जाता है, और मध्य प्रदेश की ये पहली अंतरघाटी सिंचाई परियोजना थी। ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। और इस सिंचाई परियोजना की जो स्वीकृति मिली थी, ये शुरुआत कब की गई थी, इसकी स्वीकृति मिली थी 1978 में, इसको स्वीकृति मिली थी इसको चालू करने की, और ये योजना 1993 में पूरी कंप्लीट हो गई थी, ठीक है ना। इसकी शुरुआत 1993 में शुरू कर दी गई थी। और ये जो परियोजना है, ये परियोजना महू तहसील के टोटल 26 जो गांव हैं, 26 गांव को ये लाभान्वित पहुंचाती है, लाभ पहुंचाती है। और 26 गांव के 6000 हेक्टेयर, जो 6000 हेक्टेयर भूमि है उसको ये सिंचित करती है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। कभी ये आंकड़े कहीं ना कहीं पे आपको उपयोग में आएंगे, जो मैं आपको साथ में चर्चा कर रहा हूँ। इसके अलावा जो अन्य पॉइंट जैसे कि ग्वालियर है, ग्वालियर भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ग्वालियर का जो किला है वो राजा सूरज सेन ने बनवाया था, ठीक है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। जो कब बनवाया था, 8वीं शताब्दी में, 8वीं सदी में ये बनवाया था। वो भी ग्वाला ऋषि की स्मृति में इसको बनवाया गया था, ठीक है ना। शिवपुरी मध्य प्रदेश की सबसे ठंडा शहर बोलते हैं। यहाँ पे ठंड में यहाँ पे सबसे कम तापमान दर्ज किया जाता है, बहुत ही बिलो टेम्परेचर होता है यहाँ पे, ठीक है। ये शिवपुरी के बारे में खासियत है इसमें। इंदौर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहलाती है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ। इंदौर में ही सोयाबीन अनुसंधान केंद्र है। अन्य फैक्ट में अगर ले लिया जाए तो सोयाबीन है जो अनुसंधान केंद्र, वो कहाँ पर है, इंदौर में है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? नर्मदा नदी जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, 1312 किलोमीटर नर्मदा नदी है जो कि 3 राज्यों में बहती है। मध्य प्रदेश अकेले में 1077 किलोमीटर बहती है। तो इस पर ये क्वेश्चन है, नर्मदा इसमें से कौन सा जो बांध है, ये ऑप्शन दिए हैं, कौन सा जो बांध है जो कि नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है कोयना विद्युत परियोजना। ये जो बांध है कोयना बांध, ये नर्मदा नदी पर नहीं है। बाकी के ये तीनों बांध अगर देख लिए जाएं तो ये तीनों बांध, इंदिरा सागर बांध, महेश्वर बांध और सरदार सरोवर बांध, ये तीनों नर्मदा नदी पर स्थित हैं, ठीक है ना। तो इसमें अगर क्रमबद्ध तरीके से देखा जाए तो सबसे पहले जो बांध पड़ता है वो पड़ता है इंदिरा सागर बांध, ये पहले नंबर पर पड़ता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर पड़ता है सरदार महेश्वर बांध, सो माफ़ कीजिएगा, और तीसरा आखिरी है सरदार सरोवर बांध जो कि नर्मदा नदी पर है, लेकिन ये मध्य प्रदेश में नहीं है,
ये है गुजरात में। गुजरात में कहाँ पर? भड़ोच में। भड़ोच में ये स्थित है। ये तीनों बांध नर्मदा नदी के ऊपर हैं, लेकिन ये कोयना जो विद्युत परियोजना ये कोयना नदी पर है, ठीक है ना। ये है कोयना नदी जो कि महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है ये? महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है ना। और ये मध्य प्रदेश की प्रमुख घाटी परियोजना में से है, ठीक है ना। घाटी परियोजना पर है ये, आधारित है कोयना परियोजना, और यहाँ से विद्युत उत्पादन किया जाता है। और ये कोयना जो नदी है ये सतारा जिले से होके बहती है, और वहीं पे ये परियोजना चल रही है जिसपे कि कोयना विद्युत परियोजना है। ये महाराष्ट्र में है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको इसके साथ में कवर कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये तीनों बांध जो हैं ये मध्य प्रदेश में है, और कोयना विद्युत परियोजना कोयना नदी पर है जो कि महाराष्ट्र में सतारा जिले पर है ये, और इसको घाटी परियोजना के नाम से जाना जाता है। 8वां क्वेश्चन ले लेते हैं। बारना बांध किस जिले में स्थित है? बारना बांध, ध्यान रखिएगा, बारना बांध यानी कि बारना डैम, ये किस जिले में स्थित है? ये ऑप्शन में आपको बताना है। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है डी, रायसेन। ये जो बारना बांध है ये रायसेन में स्थित है, और ये बारना नदी पर, ठीक है ना। बारना बांध बारना नदी के ऊपर बनाया गया है रायसेन में। बहुत ही विशाल बांध है, और ये जो बाड़ी बरेली है, बाड़ी बरेली जो कि मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना, इन क्षेत्र में ये बारना बांध बनाया गया है, और ये सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश के ये रायसेन जिले में है, ठीक है। और ये नर्मदा की जो सहायक नदी है, बारना नदी क्या है? ये नर्मदा की सहायक नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये उत्तर क्षेत्र में है, ठीक है ना। उत्तर क्षेत्र की ये नर्मदा की सहायक नदियों में से एक कहलाती है ये, ठीक है ना, बारना नदी नर्मदा नदी की, और उसके ऊपर ये बांध बनाया गया है। और इस बांध की जो लंबाई है वो है 355 मीटर लंबा ये बांध है, ठीक है ना। और ये 37 मीटर ऊंचा है, 37 मीटर ऊंचा बांध बनाया गया है। और इससे ये सिंचाई परियोजना के लिए, ध्यान रखिएगा, सिर्फ सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। सिंचाई परियोजना है ये, जिससे कि मध्य प्रदेश के इस क्षेत्र में पूरी की पूरी भूमि को सिंचित किया जाता है। कितनी? 60,290 हेक्टेयर भूमि सिंचित की जाती है इससे। और इस सिंचाई परियोजना से रायसेन, और रायसेन से जुड़ा हुआ जो सीहोर है, सीहोर, ठीक है ना, सीहोर का क्षेत्र जो पड़ता है इसके साथ में, वहाँ की ये पूरी की पूरी भूमि सिंचित की जाती है। चलिए 9वां क्वेश्चन लेते हैं। सिंगरौली, उमरिया, मोहनी, सोहागपुर में क्या समानता है? इसमें समानता बताना है, सिमिलरिटीज़ क्या है इनमें। तो इसका जो सही उत्तर अगर इसमें देखा जाए तो अगर ध्यान दें तो सिंगरौली में भी कोयला पाया जाता है, उमरिया में भी कोयला पाया जाता है, मोहिनी और सोहागपुर इन सभी में कोयला की खदानें हैं। तो ये कोयले क्षेत्र की इसमें समानता आती है, और इन सभी में कोयला पाया जाता है। तो सिंगरौली जो कि मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहलाती है, वहाँ पे उत्तम कैटेगरी का, ठीक है ना, कौन सा? बिटेमस कैटेगरी का लोहा, वो कोयला पाया जाता है, कोयले की खानें हैं। इसी तरीके से मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी खदान सोहागपुर, ठीक है ना, कोयले की खदान पाई जाती है। और ये कहाँ पर है? यह है शहडोल में। शहडोल में है सोहागपुर, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कोयला की खदानों में से एक खदान है ये मध्य प्रदेश में, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में लोहा भी मिलता है, ठीक है, लेकिन कम मात्रा में मिलता है। पेट्रोलियम मध्य प्रदेश में नहीं है, ना के बराबर है, मतलब है ही नहीं यहाँ पे। तांबा पाया जाता है मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। अगर इसको उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए, ठीक है ना, उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो मध्य प्रदेश नंबर 1 है। सबसे अधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में किया जाता है तांबा में। और तांबा कहाँ पर है? मलाजखंड, मलाजखंड की खानों में पाया जाता है। और ये कहाँ पर है मलाजखंड? बालाघाट में, बालाघाट में है मलाजखंड की खानें, यहाँ पे कि तांबा पाया जाता है। और अगर भंडारण की दृष्टि से देखा जाए, भंडारण की दृष्टि से मध्य प्रदेश का दूसरा नंबर है तांबे में, और पहला नंबर लगता है राजस्थान का। राजस्थान में भंडार सबसे अधिक है, लेकिन उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है तांबे का। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। मध्य प्रदेश के किस जिले में सतपुड़ा तापीय विद्युत स्टेशन स्थित है? ये आपको बताना है।
और इसमें जो ऑप्शन दिए हैं, इन ऑप्शन में अगर देखा जाए तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, बैतूल। बैतूल जो कि नर्मदापुरम संभाग में आता है। मैं संभाग भी साथ साथ बताता जा रहा हूँ, आपको संभाग भी पूरे याद होने चाहिए। मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं? 10 संभाग हैं, ठीक है ना। 10 संभाग में टोटल कितने ज़िले हैं? 52 ज़िले हैं इसमें, 52 ज़िले, जो कि एक अभी नया ज़िला जुड़ा है। कौन सा? निवाड़ी। अभी बता चुका हूँ आपको, निवाड़ी ज़िला इसमें नया जुड़ा है। इससे पहले 2013 में नया ज़िला बना था, वो था आगर मालवा, ये 2013 में बना था, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि शाजापुर ज़िले से अलग होकर बनाया गया था। और उसके बाद में अभी नया ज़िला बना है, वो है निवाड़ी ज़िला। तो टोटल 52 ज़िले हैं और ये 10 संभाग हैं मध्य प्रदेश में। तो संभाग का अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो मेरी इस चैनल की प्लेलिस्ट से जाके संभाग के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। सारे ज़िले के ऊपर मैंने अलग अलग वीडियो बनाए हैं, वो भी आप मेरी प्लेलिस्ट से जाके डाउनलोड कर लें और उनको आप देख सकते हैं। बहुत ही उत्तम तरीके से आपको पूरा स्टैटिक जीके मध्य प्रदेश का मेरे चैनल के माध्यम से मिलेगा। आप अगर निरंतर देखेंगे तो मध्य प्रदेश के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे चैनल के माध्यम से पूरा मध्य प्रदेश का अध्ययन आप कर सकते हैं। एक एक डाउट मैं अपने चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश के बारे में आपसे क्लियर करूंगा। आपके बारे में, आपको मध्य प्रदेश के बारे में एक एक जानकारी मैं बताऊंगा। बस मेरे चैनल के साथ आप बने रहें। चलिए इस क्वेश्चन के ऊपर आगे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर मैंने आपको बताया, बैतूल में है ये सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन। और यहाँ पर 3 इकाइयाँ हैं सतपुड़ा में, ठीक है ना। 1 इकाई, 2 इकाई और 3 इकाई, 3 यूनिट है यहाँ पे। हर यूनिट में यहाँ पर विद्युत उत्पादन किया जाता है। अगर सतपुड़ा की पहली इकाई में देखा जाए तो यहाँ पे 187 मेगावाट विद्युत बनाई जाती है। दूसरी इकाई में बनाई जाती है 410 मेगावाट और तीसरी में बनाई जाती है 420 मेगावाट। तो इस तरीके से 3 इकाई हैं जो कि बैतूल में स्थित है यहाँ पे, कि ये सतपुड़ा विद्युत तापीय स्टेशन बनाया गया। और ये पूरी की पूरी तापीय विद्युत स्टेशन मतलब कोयले से, कोयला विद्युत ताप विद्युत परियोजना है, कोयले से यहाँ पर विद्युत बनाई जाती है। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इसमें, ये जो विद्युत ताप विद्युत परियोजना है सतपुड़ा विद्युत ताप परियोजना है, ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, ठीक है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है, संयुक्त परियोजना है। इसमें जितनी भी विद्युत बनती है ये दोनों राज्यों को मिलती है। ये मध्य प्रदेश का अब करंट अफेयर्स के अपन 5 क्वेश्चन ले लेते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन मैंने इसमें लिया है, बायोडायवर्सिटी पार्क और फूलों की खेती के लिए उत्कृष्ट केंद्र का निर्माण कहाँ किया जाएगा मध्य प्रदेश में? ये भी हाल ही में ये तय किया गया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, छिंदवाड़ा जिले में, जो कि मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है। और ये जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है, ठीक है ना, संभाग के अंतर्गत आता है छिंदवाड़ा। यहाँ पर बायोडायवर्सिटी पार्क और फूलों की खेती के लिए उत्कृष्ट केंद्र का निर्माण किया जाएगा। और अभी ये हाल ही में ये तय किया गया है और इसके लिए 5,470 करोड़ रुपए, ठीक है ना, करोड़ रुपए इसमें आवंटित किए गए हैं। इसमें लागत लगेगी ये बनाने में। अगला दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं करंट अफेयर्स का मध्य प्रदेश का। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में किसान समृद्धि कार्यक्रम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, सहकारिता जो मंत्री हैं, सहकारिता सामान्य प्रशासन के और संसदीय कार्य मंत्री हैं जो डॉक्टर गोविंद सिंह, उनके द्वारा इसका जो कि किसान समृद्धि कार्यक्रम है इसका शुभारंभ किया गया। और ये शुभारंभ 5 मार्च को किया गया, 5 मार्च को अभी हाल ही में। और इसका नाम जरूर याद रखना है, किसान समृद्धि कार्यक्रम का शुभारंभ किया। और जितने भी कैबिनेट ने, मध्य प्रदेश का जो नया कैबिनेट बना है, कांग्रेस की सरकार आई है 2019 में, नई 2018 में इसके इलेक्शन हुए थे और दिसंबर में ये गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी। उसमें जो कैबिनेट है, कैबिनेट का अगर वीडियो आपने कैबिनेट के बारे में जानकारी नहीं ली है तो मैंने इस पर कैबिनेट का भी वीडियो बनाया हुआ है। मेरी प्लेलिस्ट से जाकर मध्य प्रदेश का नया कैबिनेट का जो गठन हुआ है उसमें जो 28
कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री को मिला के टोटल 19 मंत्री हैं, उनके बारे में पूरी जानकारी मैंने इसमें दी है। तो वो आप मेरी प्लेलिस्ट से जाकर जो चैनल में है वहाँ से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो इसमें जो सहकारिता, सामान्य प्रशासन और संसदीय कार्य मंत्री हैं वो कौन है? डॉक्टर गोविंद सिंह। इन्होंने ये किसान समृद्धि कार्यक्रम का शुभारंभ किया है 5 मार्च को। तो वो वीडियो भी आप देखें जिससे कि आपको पूरे कैबिनेट के बारे में जानकारी मिल जाएगी। और इसमें जो अन्य ऑप्शन दिए हैं ये भी पूरे करेक्ट हैं, इनको भी आप याद रख सकते हैं। जैसे कि चिकित्सा एवं संस्कृति मंत्री कौन है? वो हैं डॉक्टर विजयलक्ष्मी साधो, ये भी आपको ध्यान रखना है, सही ऑप्शन है बिल्कुल। वाणिज्यिक कर मंत्री कौन है? विजेंद्र सिंह राठौर। जनसंपर्क और विधायक मंत्री कौन है? डॉक्टर, और माफ़ कीजिएगा, श्री PC शर्मा जी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो मैं आपको साथ में दे रहा हूँ। तो ये भी आप लगातार जिस तरीके से रिवाइज करेंगे तो ये भी आपको जितने भी कैबिनेट है मध्य प्रदेश का वो आपको याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन। वर्ष 2019 में मध्य प्रदेश सरकार कितने रुपए प्रति कुंटल पर गेहूं खरीदेगी किसानों से? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, 2000 रुपये प्रति कुंटल से ये मध्य प्रदेश सरकार गेहूं खरीदने जा रही है, जो कि वर्ष 2019 में जो अभी रबी की फसल आ रही है उसमें जो गेहूं निकलेंगे तो उसमें किसानों से जो गेहूं खरीदा जाएगा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वो 2000 रुपये प्रति कुंटल के भाव से, ये MSP, ठीक है ना, मैक्सिमम सेल्स प्राइस जो है वो तय किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। इससे पहले जो मध्य प्रदेश सरकार गेहूं खरीदती थी वो इससे कम में खरीदती थी। और इसमें जो केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो MSP वो तय किया है वो कितना किया है? वो किया है 1840 रुपये, ठीक है ना। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने इसको बढ़ोतरी कर दी है, वो की है 2000 रुपये, यानी कि केंद्र सरकार का जो भाव है वो 1840 रुपये प्रति कुंटल का है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने इसका भाव बढ़ा दिया है और किसानों से वो अब 2000 रुपये प्रति कुंटल के भाव से ये गेहूं खरीदेगी, यानी कि इस पर वो 160 रुपये बढ़ाकर किसानों को देगी, जिससे कि किसानों को फ़ायदा पहुंचेगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, करंट अफेयर्स का, मध्य प्रदेश का ही है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में 6वीं खुली जेल का शुभारंभ कहाँ किया गया? मध्य प्रदेश में ये 6वीं खुली जेल है जो कि अभी हाल ही में चालू की गई है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ये खुली जेल, जिसमें कि जो कैदी हैं वो खुले में रहेंगे और उनके लिए वातावरण उनके हिसाब से तय किया जाएगा जिससे कि उनमें सुधार हो सके। तो ये मध्य प्रदेश में 6वीं खुली जेल है जो कि शुरू की गई है और इसका शुभारंभ कब किया गया? 6 मार्च 2019 में इसका शुभारंभ किया। और मध्य प्रदेश कैबिनेट में जो जेल मंत्री हैं वो कौन है? गृह एवं जेल मंत्री, ये भी आपको ध्यान रखना है, उन्होंने इसका शुभारंभ किया है और वो हैं श्री बाला बच्चन जी। ये कैबिनेट है अभी जो कि अभी नया बना है। श्री बाला बच्चन जी ने इसका शुभारंभ किया 6 मार्च को और ये 6वीं खुली जेल है। इससे पहले जो 5 खुली जेल थी वो कौन कौन सी हैं ये भी आपको ध्यान रखने की बात है। पहली जो जेल थी वो थी होशंगाबाद में, होशंगाबाद, ठीक है ना। दूसरी सतना, तीसरी इंदौर, चौथी सागर में है और 5वीं जबलपुर में, ठीक है ना, जबलपुर में है। तो इस तरीके से ये 5 तो पहले हो गई हैं, ठीक है ना, और 6वीं ये भोपाल में आ गई। तो टोटल मध्य प्रदेश में अब खुली जेल कितनी हो गई हैं? 6 जेल हो गई हैं। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने फैक्ट्स आपको बताए हैं साथ में, तो इनको भी आपको याद रखना होगा। चलिए अब चलते हैं 5वां और आखिरी करंट अफेयर्स इस वीडियो का। स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में इंदौर को लगातार कौन से वर्ष का सबसे स्वच्छ शहर का गौरव मिला है? इंदौर जो कि मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है और अभी स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 हुआ, उसमें जो सर्वे किया गया उसमें इंदौर को अभी हाल ही में कौन सा नंबर मिला है, कौन से नंबर मिला है? तो इसमें जो सबसे स्वच्छ शहर का गौरव मिला है इसको, ठीक है ना, पूरे भारत में। तो ये मतलब कौन सा है इसका? तो ये है इसका सही आंसर, तीसरा वर्ष है। लगातार तीसरे वर्ष इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर का गौरव मिला है और इससे पहले लगातार 2 बार और मिल चुका है।
और इसी के साथ अगर अन्य पॉइंट देखा जाए, स्वच्छता सर्वेक्षण में भोपाल का नंबर जो लगा है वो लगा है सबसे स्वच्छ राजधानी का। सबसे जो स्वच्छ राजधानी है वो कौन सी बनी है? वो बनी है अपनी भोपाल। ये सर्वेक्षण 2019 में राजधानी का जो सर्वेक्षण किया गया था उसमें सबसे स्वच्छ सर्वेक्षण में राजधानी का नंबर 1 लगा है भोपाल का। अब आखिर में चलते हैं क्विज क्वेश्चन की ओर। तो आपको ये बताना है कमेंट करके, मुझे कमेंट्स जरूर चाहिए आपके। कमेंट्स में आप आंसर जरूर दीजिए। मैं मध्य प्रदेश की स्टैटिक जीके का मैक्सिमम करंट अफेयर मैक्सिमम हिस्सा कवर कर चुका हूं और आपको काफ़ी कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी दे चुका हूं। तो आप कमेंट्स करके बताएं कि मध्य प्रदेश में एचएमटी का कारखाना किस ज़िले में स्थित है, या आप मेरे को कमेंट जरूर कीजिए। और मेरी वीडियो अगर आप देख रहे हैं और शेयर कर रहे हैं तो आप सभी से कहें कि मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो वो भी बताएं, हो सकता है मैं इसको और सुधार के लेके आऊँ आपके लिए। और अगर पसंद आ रहा है तो आप मुझे बताएँ, अच्छा लग रहा है तो वेरी गुड करें, अप्रिशिएट करें। और आपको इसमें और क्या चाहिए वो भी बताएं, तो वो भी मैं इसमें साथ में जोड़ूंगा। और आखिर में मेरा वीडियो के बारे में आप इसको सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको लगातार देख रहे हैं बेल आइकन क्लिक जरूर करें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मेरी सारे वीडियोज़ के मिलेंगे। और आप मेरे वीडियोज़ जो मध्य प्रदेश और अन्य क्षेत्रों पर आधारित रहेंगे वो आप लगातार देख पाएंगे अगर बेल आइकन आपने क्लिक किया है, नहीं तो मिस हो जाएगा। और मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, आप इसको लाइक करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें आप, जिससे कि अन्य लोग भी इसको देख पाएँ। अगला वीडियो मैं बहुत जल्दी लाऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।